Okay, so let's start with next question. Question number 6. In the rectangle shown below, the two corners have charges -5 microcoulomb and +2 microcoulomb. तो यहाँ पे Q1 यहाँ पे -5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है. The work done in moving a charge +3 माइक्रोकूलम from B to A is, हमारे पास एक चार्ज है which is let's say +3 माइक्रोकूलम. इस चार्ज को हमको B से A मूव करना है. तो you want to move this from B to A. So how much is the work done? This is what they are asking you. What is the work done in moving a charge from B to A? ऐसा पूछा है आपको. Okay, तो as you remember, मैंने आपको बताया था work done is the charge that you are moving into the potential difference between the 2 points, है ना. तो potential difference between B and A. अगर आपको याद होगा, this is charge potential at final point मतलब A point minus potential at initial point मतलब B point. तो work done is charge into BA minus BB. अब आप पहले एक काम करो, BA निकाल लो. और अगर आपको याद है, कल मैंने जो आपको एक शॉर्ट वीडियो शेयर किया था, या फिर कल हमने जो क्वेश्चंस लिए थे, उसमें पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने मेंशन किया था 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस. लेकिन ए पॉइंट पे पोटेंशियल दो चार्जेस की वजह से आएगा. तो आप ऐसा करो, आप बोल सकते हो potential at point A is potential at point A due to charge Q1 plus potential at point A due to charge Q2. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, क्योंकि ये 15 है तो ये ऊपर का भी 15 है, और ये 5 सेंटीमीटर सेंटर में दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज potential at point A due to charge Q1 is 1/4πε0 Q1 by distance between A and 1 plus potential at point A due to charge Q2 is 1/4πε0 Q2 distance of A point with respect to second charge Q2. ओके, तो ये आ गया आपका 1/4πε0 कॉमन. Q1 by R A Q1 plus Q2 by R A Q2. कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, बेसिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, डिस्टेंसेस है, दैट्स इट. 1/4πε0. इसको मैं लास्ट में सब्स्टिट्यूट करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूँ. Q1 it is -5 microcoulomb, -5 into 10 power -6 coulomb. Distance between A point and Q1 is 15 centimeter, 15 into 10 power -2 meter, plus Q2 is 2 microcoulomb. Distance is 5 centimeter, 5 into 10 power -2 meter. और 1/4πε0 को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये दिया हुआ है आपको. 10 पावर 10 बोला है, 1/4πε0 को 10 पावर 10 लेना है, ऐसा बताया गया है. तो ये आ गया 10 पावर 10. अभी न्यूमरेटर में 10 पावर -6 दोनों टर्म में है, डिनोमिनेटर में 10 पावर -2 दोनों टर्म में है, कॉमन निकाल लो. क्या बचेगा? -5/15 मतलब 1/3 प्लस 2/5. दिस इज व्हाट यू विल गेट. इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट 10 पावर 10 -6 मतलब 4, और नीचे का ऊपर आएगा तो 10 पावर 6, और दिस इज 2/5 minus 1/3. तो 2/5 minus 1/3 कर लो, ये 6 minus 5 upon 15. 6 minus 1 is 5/15, तो 1/3 वापस से. So this is 10 power 6. 6 minus 5, that is upon 15. तो ये आ गया आपके पास 1/15 into 10 power 6 volt. This is total potential at point A.
अभी तक सिर्फ ए पॉइंट का ही पोटेंशियल का बात हुआ है, बी पॉइंट का बात ही नहीं किया। अभी बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, लेट्स फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। तो जैसे आपने ए पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला, वैसे ही आप बी पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी, वही है potential at point B due to charge Q1 and potential at point B due to charge Q2. So if you see charge Q1 का डिस्टेंस B पॉइंट से RB Q1 बोल देते हैं, और 1/4πε0 चार्ज Q2 का डिस्टेंस मैं RB Q2 बोल देता हूँ। ओके, तो डेफिनेटली 1/4πε0 कॉमन निकाल दोगे। Q1 आपको पता है -5 माइक्रोकूलम। Q1 का B से डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ओके, और Q2 का 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज 5 × 10⁻² मीटर प्लस Q1 बाय RB1 हो गया, प्लस ये बाकी है Q2 है 2 माइक्रोकूलम अपॉन 15 × 10⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/4πε0 को 10⁻10 लेने के लिए बोला है, और वापस से वही स्टोरी, यहाँ पे 10⁻6 और 10⁻² कॉमन निकलेगा, -5/5 प्लस 2/15 ऐसा आएगा। तो ये 10⁻6 आ गया वापस से बाहर का फैक्टर, ये कैंसिल, तो ये आ गया आपका 2/15 - 1, दिस इज इक्वल टू 10⁻6, 2 - 15 is -13/15। तो आपको पोटेंशियल एट पॉइंट बी मिल गया 10⁻6 - 13/15। दिस इज पोटेंशियल एट बी, इक्वेशन 3। Therefore, substituting equation 2 and 3 in equation 1, substituting potential at A, potential at B in equation number 1, work done was charge that you are moving into difference in potential A to B. ये इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1 था। चार्ज आप मूव कर रहे हो 3 माइक्रोकूलम का। पोटेंशियल एट पॉइंट ए अभी अभी आपने फाइंड किया 1/15 × 10⁻+6, you see 1/15 × 10⁻+6, 1/15 × 10⁻+6 वोल्ट माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि V भी ये माइनस है, इंटू 10⁻6 ऐसा आ गया। तो दोनों ही टर्म्स में 10⁻+6 है ही, कॉमन निकाल लो। पहले टर्म में 1/15 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 13/15, 10⁻6 + 6 कैंसल आउट 3, और ये आ गया 14/15, क्योंकि 1 + 13 is 14/15, 1 का and 5 का, 14/5 joule of work is done। 14/5 joule is 2 point something, 2.8, option number A, 2.8 joule of work is done। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इन रियलिटी देयर इज नथिंग, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ लेंथी है, इट इज लेंथी क्वेश्चन। आपको 2 चार्जेस दिए हैं जो रेक्टेंगल के 2 कॉर्नर्स पे है, तीसरा चार्ज है जो B से A डायगोनली लेके जाना है, राइट। तो आपको पता है वर्क डन इज चार्ज दैट यू आर मूविंग, कौन सा चार्ज मूव कर रहे हो, ये Q चार्ज मूव कर रहे हो, and the potential difference between the 2 points where you are moving the charge, B और A का potential difference। तो potential difference is final potential minus initial potential, क्योंकि finally तो A पे जाएगा चार्ज, तो VA minus VB। तो अगला काम ये था कि A पॉइंट पे और B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है पहले वो निकाल लो। A पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा इस चार्ज और इस चार्ज पे, जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, और B पॉइंट पे भी पोटेंशियल आएगा ड्यू टू Q1 एंड ड्यू टू Q2, एंड यू नो हाउ टू फाइंड आउट पोटेंशियल। तो VA VB निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज और सॉल्व करो। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू सच क्वेश्चंस, ओके।
अगला क्वेश्चन, टू इक्वल चार्जेस है, इक्वल एंड अपोजिट नहीं, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस दे मेक अप अ डाइपोल, यहाँ पे डाइपोल की बात नहीं है। टू इक्वल चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d, a third charge is placed on perpendicular bisector at x distance. ओके, तो आपको पूछा है, आपको बताया है there are two equal charges which are separated by a distance d, a third charge placed on a perpendicular bisector at x distance will experience maximum coulomb force when, so let us say, let's say कि ये आपके पास दो चार्जेस है यहाँ पे, let me show charges you have one charge here, other here, both are equal. Okay, there is a third charge, which is somewhere over here मान लो. Okay, ऐसा क्यों? क्योंकि according to the question the third charge is at a distance x above perpendicular bisector, तो ये है perpendicular bisector मान लो, right? This distance is x. Total distance between charge q1 and charge q2, by the way दोनों charges equal है, तो that's important thing. मैं थोड़ा simplified version रखूंगा, मैं बोलूंगा q1 ये capital Q है, okay, q2 ये भी capital Q है, और ये q3 charge है which is small q. दोनों का distance, दोनों का distance q1 और q2 का distance, this total distance was d, this was d, तो डेफिनेटली ये d/2 और ये d/2 आएगा. ओके, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर x डिस्टेंस पे एक चार्ज है q3. ओके, अब इस चार्ज पे फोर्स मैक्सिमम लगने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट? तो यू शुड नो q1 जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट फोर्स विल बी अवे. अभी q अवे बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय q1 on charge q3 is away, and the force exerted by q2 on q3 is also away. ऐसा आएगा. So this is the direction of force on charge 3 due to 2, and this is the direction of force on charge 3 due to 1, right? अगर मैं मान लेता हूं, if I assume कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा. मतलब मैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, थर्ड चार्ज पे जो सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, उसके दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं. दो कंपोनेंट्स आई कैन डू. उसमें से एक कंपोनेंट यहां जाएगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल होगा, राइट? तो ये जो कंपोनेंट है ये आएगा आपका F32 sin थीटा, और यहाँ जो कंपोनेंट है वो आएगा F32 cos थीटा. सिमिलरली F31 का भी वही केस है. F31 में भी आप दो कंपोनेंट कर सकते हो. You can say one component is over here and other component is over here. Okay, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट्स है. So this is F31 cos theta. Okay, so this is our काम कर रही है. So just a minute. I don't want to create a mess here, so let's keep it here.
ठीक है, नाउ दिस वेक्टर इन रेड इज f31 cos theta and this is f31 sin theta. अब जो sin theta कंपोनेंट्स है दे आर अपोजिट, अगर ये इक्वल भी हो गए तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके, बाय द वे यू शुड नो वन थिंग, डिस्टेंस अगर ये d/2 है, ये x है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा दिस विल बी अंडर रूट ऑफ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाय 4. सिमिलरली यहाँ पे जो आएगा ये भी वैसा ही आएगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर मतलब d स्क्वायर बाय 4. Okay, so you will have this also as the same distance, right? आपको पता है कि फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है Q1 Q2 मतलब दो चार्जेस पे और डिस्टेंस पे. We know that force F is proportional to product of charges, है ना, Q dash by distance square, है ना. अब अगर आप देखोगे तो फोर्स एक्टिंग ऑन 3 due to 1 is 1/4 pi epsilon 0, बराबर. Q1 Q3 by distance का स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं मान लो I will call this as L, तो L square, right? But Q1 is capital Q, Q3 is small q, बराबर. गुड, तो आपको ये मिल जाएगा 1/4 pi epsilon 0 कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर. L क्या था? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4, तो उसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4. ये है फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 का मैग्नीट्यूड. मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं. ऑल्सो you will have F32 equal to exactly the same. क्यों exactly the same? यहाँ पे आप सिर्फ 1 की जगह पे 2 लिखोगे. Force on 3 due to 2 it is 1/4 pi epsilon 0 Q2 Q3 by L square. और Q2 कैपिटल Q है, Q3 स्मॉल q है, डिस्टेंस भी सेम है, तो जब चार्जेस का प्रोडक्ट सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो सेम है. इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज F31 is equal to F32, let us say F. मतलब अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है they will cancel out, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो गए, so therefore you will say sorry horizontal components cancel हो गए, not vertical. Therefore horizontal components कौन कौन से? F31 cos theta and F32 cos theta. cos theta थे ना, horizontal component sin थे, भूलना मत, क्योंकि यहाँ पे अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो गए काम से. तो F31 sin theta and F32 sin theta cancel out, right? But vertical components add up. But vertical components कौन कौन से? F31 cos theta and F32 cos theta add up to give net force. Therefore net force is equal to F31 cos theta plus F32 cos theta. मैं आपके रेफरेंस के लिए ये फिगर रख देता हूँ यहाँ पे भी, because I don't want you to be not aware of what we are writing. तो आपके रेफरेंस के लिए मैं फिगर भी नेक्स्ट पेज पे रख देता हूँ. So you should have this here for reference. Okay. तो ये जो कंपोनेंट्स थे ये एड अप हो गए, लेकिन
जैसे मैंने बोला F31 और F32 ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है और ये आपके पास आया था इफ यू रिमेंबर इक्वल टू दिस पर्टिकुलर थिंग ऐसा। Therefore net force F net is equal to F cos theta plus F cos theta क्योंकि F31 और F32 इक्वल है which is F that is 2F cos theta correct. But from diagram, what is cos theta? Adjacent side upon hypotenuse. But as you see, cos theta is adjacent side which is x by hypotenuse which is L. Okay. So therefore, net force, थोड़ा बड़ा question है, you have to keep patience. 2f x by L. So 2f, f you see, f तो ये था, this is f. ये है f x by L, x by L, L है अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 ओके। अब अंडर रूट को मैं हटा के मैं रेज टू पावर हाफ लिखूंगा, रेज टू पावर हाफ लिखूंगा मैं, सो आई विल बी राइटिंग डाउन रेज टू पावर हाफ। तो ये आ जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q q x अपॉन ये पावर 1 और ये हाफ, तो x स्क्वायर प्लस b square by 4 raised to 1 plus half is 3 by 2। ये आ गया नेट फोर्स। पहली बार लेंथी लगेगा बट विद टाइम यू विल रियलाइज कि दिस क्वेश्चन इज इजी क्योंकि सिर्फ आपको देखना क्या है, फोर्स के वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड अप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट। वर्टिकल कंपोनेंट इज f cos theta plus f cos theta 2f cos theta, theta is cos theta is x by l, तो 2f x by l सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। ये सीईटी लेवल है, आई एम टेलिंग जो क्वेश्चन आते हैं, डोंट रन अवे फ्रॉम सच क्वेश्चन। अगर आप बोलोगे अदरवाइज कि ये बहुत ज्यादा लेवल है, इट इज नॉट वेरी हाई, दिस इज इजी क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, राइट। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ हमको बोला है फॉर फोर्स टू बी मैक्सिमम। मैंने कल आपको बताया था, आई टोल्ड यू यस्टरडे इटसेल्फ, मैथमेटिक्स, if I am plotting distance against force और अगर मुझे ऐसा कर्व मिल रहा है तो मैक्सिमम फोर्स पे टेंजेंट मतलब स्लोप इज 0, राइट। तो एट मैक्सिमम, एट द पॉइंट वेयर फोर्स इज मैक्सिमम, तो df by dx slope is 0 क्योंकि टेंजेंट at point A is parallel to x-axis and for any line parallel to x-axis tangent is slope is 0. So for force to be maximum, for force to be maximum, you should have derivative of net force with respect to distance. Distance क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे distance के बारे में पूछा है। कल क्या था? कल था चार्जेस के बारे में कि चार्ज को कैसा स्प्लिट करेंगे, मतलब चार्ज वेरिएबल था, हाउ टू स्प्लिट चार्जेस कीपिंग डिस्टेंस कांस्टेंट। तो हमने बोला था डेरिवेटिव ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि एट व्हाट डिस्टेंस द फोर्स विल बी मैक्सिमम, तो वेरिएबल इज डिस्टेंस एंड नॉट चार्ज, तो df by dt शुड बी 0। तो आपको ये जो फोर्स आपने निकाला है इसका डेरिवेटिव इक्वेट करना पड़ेगा और फिर आप बोलोगे फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस फोर्स इज मैक्सिमम। सबसे पहला काम, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो। 2 कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, स्मॉल q कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट। तो x अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 रेज़ टू 3 बाई 2 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लेके जाएंगे और 0 कर देंगे, तो आपको मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 रेज़ टू 3 बाई 2 इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव सॉल्व कैसे करना है वो आपको ऊपर है, u अपॉन v लगाओ या तो u इंटू v करो। u इंटू v कैसे करोगे, d dx ऑफ x, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर
by 4 raised to minus 3 by 2 equal to 0. अब आप वो रूल अप्लाई करोगे, x as it is, derivative of first second term x square plus b square by 4 raised to minus 3 by 2 plus second term मतलब ये term as it is, first term का derivative that is dx by dx equal to 0. कैंसिल, इसका डेरिवेटिव आपको f of x raised to n का डेरिवेटिव पता होना चाहिए. Derivative of f of x raised to n is n times of f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. So x n यहाँ पे raised to minus 1 into derivative of f of x, ओके, प्लस ये जो टर्म है वो है इक्वल टू 0. Alright, good. So now you have to equate this. ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, इट्स हेल्पलेस, आपको करना पड़ेगा. ओके, तो minus 3 by 2 minus 1 मतलब it is 5 by 2 if I am not wrong, है ना. 1 plus 1.5 is 2.5, 5 by 2, तो ये आ जाएगा x square plus b square by 4 raised to minus 5 by 2. Derivative of x square is 2x. Alright, okay, plus x square plus b square by 4 equal to 0. Therefore, अभी आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. Cancel. Therefore, you will have x square plus d square by 4 equal to 3x square. सिर्फ मैं ये पूरी टर्म को वहां लेके जा रहा हूँ पॉजिटिव करने के लिए. ओके, अब यहाँ पे आपके पास आएगा into x square plus d square by 4 raised to minus 5 by 2. अभी जो minus 5 by 2 का टर्म है यहाँ पे, what I can do is मैं बस उस टर्म को, इस टर्म को I will bring it over here. तो मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस कर रहा हूँ. This is just plus minus thing. ओके, तो अगर मैं चाहता तो मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देता, मैं बोल देता या तो डालता ही नहीं सेट में. But that is not good because you need to do such questions. डेरिवेटिव का प्रैक्टिस होता है, तो you have to do. आगे इजी है, तो डोंट वरी, आगे इजी है. तो दिस इज x square plus d square by 4 पावर 1, और ये minus 5 by 2 जब ऊपर जाएगा तो वो plus 5 by 2 हो जाएगा. तो ये यहाँ पे ये ऊपर आके plus 5 by 2 होगा, दिस इज 3x square. फिर ये यहाँ से आप दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है 1 plus 5 by 2 equal to 3x square. ओके, तो ये आ जाएगा आपका x square plus d square by 4. 1 plus 5 by 2 is 7 by 2 equal to 3x square. Taking root on both sides आपको सॉल्व करना पड़ेगा. You have to solve this. अब इसके आगे का पार्ट I will leave it on. You have to solve this now. Okay. So after solving this, you should get x equal to plus minus d by 2 root 2. Option number C. Page number 1, 2, 3, 4, 5. बहुत छोटा क्वेश्चन था. ओके, तो आइडिया इतना ही है कि पहले 4 से कंपोनेंट्स करो, जो कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होते कैंसिल आउट करो, जिनका डायरेक्शन सेम है उसको ऐड अप करो. ऐड अप करने के बाद आपको फोर्स का पूरा इक्वेशन मिल जाएगा. फिर डेरिवेटिव ऑफ फोर्स को आप इक्वल टू 0 लिखोगे. आप डेरिवेटिव ऑफ फोर्स को इक्वल टू 0 इसलिए लिखोगे क्योंकि मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा. एंड सॉल्व करो, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अब ये इजी लेवल का क्वेश्चन है. If the magnitude of intensity of electric field at a distance x
on axial line and a distance y on equatorial line of a given dipole are equal. अब ये क्वेश्चन इजी क्यों है, क्योंकि आपने 11th में सीखा है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं याद है तो नो इशू. डाइपोल, two equal and opposite charges separated by small distance 2l, क्योंकि सेंटर से l और l. आपको याद होगा इक्वेटोरियल लाइन मतलब, एक्सियल लाइन मतलब this line, a line which passes through centers of both the charges is axial line. तो ये axial line है. This is axis of dipole. This is axial line. Equatorial line मतलब a line perpendicular to the axis passing through center. This is equatorial line. अब आपको बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x. तो यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो सम पॉइंट, लेट अस से पॉइंट A. इसका डिस्टेंस है सेंटर से x. और इक्वेटर पे एक पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट B. ये इक्वेटर पे पॉइंट है, इसका डिस्टेंस है y. और डिस्टेंस हमेशा हम सेंटर ऑफ डाइपोल से ही मेजर करते हैं. उन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू इक्वेटोरियल पॉइंट. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एक्सिस ऑफ डाइपोल इज 1/4 पाई epsilon 0 2p by x cube. फॉर्मूला बताना चाहिए, ये फॉर्मूला हमने थ्योरी में डिराइव किया है. व्हाट इज p? p is electric dipole moment and E at equatorial point is 1/4 pi epsilon 0 2p by p by y cube. इसमें 2 नहीं आता है, p by y cube. Okay, according to the question, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वल बोला है. मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x on the axial line and distance y on equatorial line are equal, then x is to y is. तो दोनों को लिखो फिर. 1/4 pi epsilon 0 2p by x cube equal to 1/4 pi epsilon 0 p by y cube. तो ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये भी कैंसल. तो x cube by y cube is equal to 2. Therefore x by y is 2 raised to 1/3. Cube root of 2 by 1, ऑप्शन नंबर D. तो इसी था क्वेश्चन. सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्वेटोरियल फील्ड, इक्वेटर पे और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है ये पता होना चाहिए. दैट्स इट. Simple question. Next question. Question number 9. If two like charges of magnitude 1 × 10⁻⁹ coulomb and 9 × 10⁻⁹ coulomb are separated by a distance of 1 meter. हमारे पास दो like charges हैं. Like मतलब दोनों positive charges हैं. We have two positive charges. One is 10⁻⁹ coulomb, other is 9 × 10⁻⁹ coulomb. Okay. So in this case, distance between these two, let me denote distance between these two by r. So r is 1 meter. ये है charge q1 which is 10⁻⁹ coulomb. ये है charge q2 which is 9 × 10⁻⁹ coulomb. Okay. Then the point on the line joining the charges where the force experienced by a charge placed at that point is 0. मतलब इस दोनों चार्जेस को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है, the line joining the centers of these two charges, where if you keep another charge and that charge experiences 0 force, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे मैं दूसरा कोई चार्ज रख देता हूं तो उस पर्टिकुलर
चार्ज पे जीरो फोर्स लगना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। अब इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, राइट। एक तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हो या तो फोर्स के बारे में बात कर सकते हो, राइट। तो मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ नाउ। ओके, वी विल आल्सो थिंक ऑफ सेकंड मेथड। तो सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड, आपको ये पहले तो फिक्स करना पड़ेगा कि रीजन नंबर 1 में, मतलब पहले चार्ज के लेफ्ट साइड में, या फिर दोनों चार्ज के बीच में, या फिर रीजन नंबर 3 दूसरे चार्ज के राइट साइड में, कौन से जगह पे फोर्स जीरो होगा, सबसे पहले ये सोचना है। अगर आपको याद होगा स्टेट बोर्ड में प्रिपेयर करते वक्त ये क्वेश्चन हमने लिया है, we have taken this type of question। सबसे पहले you need to think about this। मान लेते हैं मेरे पास एक चार्ज है स्मॉल q। I have a charge small q। उसको मैं अगर यहाँ पे रखूंगा तो फोर्स जीरो हो नहीं सकता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि q1 पॉजिटिव, q2 पॉजिटिव, स्मॉल q भी पॉजिटिव, तो q1 इसको अवे पुश करेगा, रिपल्सिव फोर्स, q2 भी इसको अवे पुश करेगा, रिपल्सिव फोर्स। तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन कैन नेवर कैंसल आउट ईच अदर, तो वहां पे ये चार्ज हो नहीं सकता। तो फिर कहाँ रखेंगे? यहां रखेंगे। यहां पे भी स्टोरी सेम है, q2 will repel this, q1 will also repel this, दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, तो ये भी कैंसलेशन नहीं होगा, मतलब स्टोरी इज द सेम। तो एक ही जगह बचती है, somewhere over here, so you can keep a third charge q3 which is equal to q in between the first two charge, क्योंकि ये q1 इसको रिपेल करेगा, q2 भी इसको रिपेल करेगा, तो बोथ फोर्सेस आर अपोजिटली डायरेक्टेड, सो कैंसलेशन हो सकता है। तो मान लो आपने पहले चार्ज से इस चार्ज का डिस्टेंस x बोला है, तो ये 1 माइनस x होगा। फिर ऑब्वियसली फॉर फोर्स on q3 to be 0, force on 3 due to 1 and force on 3 due to 2 should be equal but opposite, right? How do you write down force? Some constant k 1/4 pi epsilon 0, q1 q3 by distance r13 square, k q2 q3 upon distance r23 square, k तो गया, q3 भी गया, मतलब जो जो q3 चार्ज था वही कैंसिल हो गया। मैंने इसलिए बोला था कि मेथड 2 भी इंपॉर्टेंट है। नाउ q1 10 पावर -9 है ऑफ कोर्स, और डिस्टेंस बिटवीन 1 and 3 x है, तो x स्क्वायर है। दिस इज q2 is 9 into 10 power -9 कूलम, और r23 डिस्टेंस बिटवीन 2 and 3 is 1 minus x का स्क्वायर, तो ये 10 पावर ये भी गया। अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूं तो 1 by x, 9 का स्क्वायर रूट 3, 1 minus x का 1 minus x स्क्वायर का 1 minus x, सिर्फ स्क्वायर रूट ले लिया मैंने, तो 1 minus x is equal to 3x, तो 4x, क्योंकि 3x plus x, 4x is 1, तो x equal to 1 by 4, मतलब 1 by 4 मतलब 0.25 मीटर। लेकिन 0.25 मीटर कहां से मेजर किया आपने? q1 से मेजर किया। q1 क्या था? 10 पावर -9 कूलम था, तो 0.25 मीटर फ्रॉम द चार्ज 10 पावर -9 कूलम। ओके, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, करेक्ट? तो फोर्स जीरो होने के लिए उस पॉइंट पे दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए। मेथड 2 is actually similar, सिर्फ एक चीज याद रखो, remember one thing, that is किसी भी पॉइंट पे फोर्स जीरो होने के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए, राइट?
So for force to be zero, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड should also be zero. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 1 एंड चार्ज 2 एट दैट पॉइंट शुड बी इक्वल. सिंपल. फिर हमने क्या किया, यहां से आगे वही तो किया ना हमने. इसी देखो Q3 कैंसिल हो गया था ना. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि Q1 बाय डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम दैट पॉइंट, जो x था, x स्क्वायर, k Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, राइट. के कैंसिल. फिर Q1 की वैल्यू 10 पावर -9. ये सब तो आपने किया ही है, मतलब इसके आगे तो सेम ही है. तो याद क्या रखोगे, फॉर फोर्स टू बिकम जीरो, फील्ड इंटेंसिटी शुड बी जीरो एट दैट पॉइंट. फॉर electrostatic force to become zero, electric field at that point must be zero. For gravitational force at that point to be zero, gravitational field intensity should be zero. आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जैसा दिखता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में Q1 Q2 by r स्क्वायर आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में M1 M2 by r स्क्वायर आता है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में Q1 by r1 स्क्वायर आता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में M1 by r1 स्क्वायर आता है. तो दोनों सेम है, राइट. So this is how you can solve this particular question. Okay, so this much is sufficient for today. My advice is go through all the questions every day that we are taking, because these are important questions. So we will stop here for today.